नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे हम बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहां पे मिलेंगी। और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे हम बात करेंगे, जैसे प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कुछ हम टॉपिक मेंस की दृष्टि से भी डिस्कस करते हैं। और मूलतः कहने का अर्थ है कि संपूर्णतः हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जिसमें प्रीलिम्स भी होता है और कुछ पॉइंट पॉइंट हमारे मेंस के भी होते हैं, तो इन पे बात करते हैं। पहली न्यूज ये है कि गवर्नमेंट, अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल कितना बड़ा ब्रांड है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ जो मतलब कि सहकारी जो संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, और वो अच्छा उनका वर्क कल्चर नहीं है या उनकी कुछ कमियां हैं, तो इन कमियों को दूर करने के लिए वो अमूल में उनका क्या करेंगी, मर्ज करेंगी। अमूल जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें क्या करने जा रही है, मर्ज करने जा रही है। जैसे कुछ बैंकों का एसबीआई में मर्ज हुआ, तो अभी हमारे देश में कुल बैंक कितनी है, 12 बैंक हैं, ठीक है, जो सरकारी बैंक है। अब ऐसा सरकार ने कहा कि नॉर्थ ऐसा सरकार ने कहा कि 70वां सेशन चल रहा था किसका, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और इनने कहा कि हम इसमें मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी है, इसमें हम बहुत सारा एक बड़ा कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसको मतलब कि कहने का मतलब है कि उसको बड़ा मर्ज करके एक बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी ब्रांड है, लेकिन और बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या है और कॉर्पोरेट सोसाइटी किस एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं, कौन रेगुलेट करता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्चुअली क्या होती है, स्वैच्छिक आधार पर काम करती है। जैसे आप चार लोग किसी दुकान पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आपने कहा कि हम एक ऐसा मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लो आपने सोचा कि हम मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने मोमोज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने फंड क्या किया, एक दूसरे से कंट्रीब्यूट किया और एक उसका एक धीरे धीरे एक बड़ा ब्रांड बन गया। जैसे आज के समय आप देख पा रहे होंगे, मोमो अड्डा है और भी कई चीजें हैं। और आज के समय में जैसे आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि जैसे बर्गर किंग है, तो ये धीरे धीरे स्टेब्लिश होते जाते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के तौर पर। और इससे संबंध में इससे पहले हमारे यहाँ कोई विशेष इसके लिए अलग से मंत्रालय नहीं था। और हाल ही में पिछले साल सरकार ने इससे संबंधित विशेष मंत्रालय बनाया गया है, ताकि स्पेशली इस पे ध्यान दिया जा सके। क्यों? क्योंकि इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और जो समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। तो इस कारण से सरकार ने इसको और बल दिया। सेल्फ हेल्प पे काम करते हैं, म्यूचुअल हेल्प पे काम करते हैं। चार लोग आपस में आए तो क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ये और मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस पे आधारित काम करते हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटीज केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं रहती, ये मोर देन स्टेट तक जा सकती हैं। जैसे अमूल है, क्या एक स्टेट तक है? नहीं, ये बहुत सारे स्टेट में काम करता है। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट है, मतलब इस पे कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। और जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी है, उसको सेंटर रेगुलेट करता है। किस एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। लेकिन हालांकि इसमें कुछ इशू भी आते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी का इशू है, पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ऑडिट में कमियां देखने को मिलती हैं, वर्किंग कल्चर नहीं देखने को मिलता है, स्किल का अभाव होता है, वित्तीय समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन की समस्या देखने को मिलती है, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या देखने को मिलती है, लोग ग्रामीण क्षेत्र में मतलब कि लोन नहीं देते, छोटे इनको मतलब लोन नहीं मिल पाता, ये सारी समस्याएं इनको देखने की, जवाबदेहिता की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सारी, इसके अलावा और बहुत सारी कमियां हैं। और हमने इसमें एक टॉपिक पढ़ा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग क्या है, तो अक्सर ये प्रश्न, ये काउंसिल चर्चा में रहती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग में एक्चुअली 8 स्टेट है, 7 तो ये हो गए, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, शिलोंग, जो हमारा मेघालय,
और इसके अतिरिक्त एक हमारा सिक्किम भी है। इसमें 8 स्टेट आते हैं। इसका मुख्य कार्य है, इसको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत स्टेब्लिश किया गया। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक बॉडी है और इसमें 8 मेंबर होते हैं। इन राज्यों के सर्वांगीण विकास पे क्या करती है, काम करती है। कॉम्प्रेसिव डेवलपमेंट पे क्या करती है, काम करती है। और इसमें जो चेयरमैन होते हैं जो हमारे भारत सरकार के जो गृह मंत्री होते हैं, वो स्वतः इसके क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। और सह जो हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर होते हैं, वो इसके वाइस चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस काउंसिल का आप ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे एक टेक्निक चर्चा में रही। अच्छा, पिछले साल प्रश्न चर्चा में आया कि मियां माकी टेक्निक क्या है, तो आपने कहा कि लघु मतलब कि लघु क्षेत्र में हम वनों का विकास करते हैं, शहरी क्षेत्र में उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की कुछ टेक्निक एक चर्चा में है जिसका नाम है असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल जो ट्री होते हैं, ट्रेडिशनल ट्री होते हैं, और एक्टिव जो प्लांट हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, और पैसिव जो प्लांट ऑलरेडी वहां पे लगे होते हैं, उनका क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिलाते हैं, मिला जुला रूप होता है, जैसा आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मतलब कि कहीं जगह पे आप गए, वहां का कुछ पेड़ एंडेमिक होगा, उसके अलावा वहां आपने कुछ ऐसे पेड़ लगा दिए जो वहां पे एंडेमिक नहीं है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को मतलब की सहायता देंगे और वहां से जो वन है, फॉरेस्टेशन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो लोकल लोग हैं उनको वहां क्षेत्र की जानकारी होती है, तो इस आधार पर वो क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक को अपना सकते हैं। ट्रेडिशनल ज्ञान होता है, उसके आधार पर क्या करते हैं, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारे देश में फॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए क्या है, चर्चा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे टेक्निक पूछी जाती है एएनआर, तो आप ध्यान रखेंगे फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। ब्लेंड करते हैं किसको, एक्टिव प्लांटेशन और पैसिव प्लांटेशन रजिस्ट्रेशन को, इस बात को बस ध्यान रखना। और जो प्राचीन तकनीक है उसके माध्यम से क्या करते हैं, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी दिया गया है, कौन कौन व्यक्ति है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात तो सबको पता है। अब जो पीएससी में पूछा जा सकता है, बेन बर्नानिके को दिया गया है, डॉगलस डायमंड को दिया गया है, फिलिप डायविक को दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इनने काम किया है कि हमारे अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है, बैंकिंग संकट, अगर जो बैंकिंग जो सेक्टर है वो क्राइसिस में है, उनने कहा है कि अगर बैंकिंग सेक्टर अगर सही है तो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, और देश अगर रिसेशन में जा रहा है तो उसको मतलब कि दूर करने का प्रयास कर सकता है। बस इतना से आपको ध्यान रखना है, इस पे प्रश्न नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सबको पता है। ठीक है, और एक शब्द इसमें चर्चा में आया, बैंक रन। बैंक रन का आप कैसे याद रखोगे, जैसे यस बैंक आपने सुना होगा, चर्चा में थी, उसमें आरबीआई ने कुछ मतलब कि घाटे में चल रहा था, तो आरबीआई ने कुछ उस पे कंडीशन लगाई कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो लोग चाहते थे कि हम यहाँ से अधिकांश तक अपना पैसा जो इसमें सेव है वो क्या करें, निकाल लें। तो अधिकांश तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक रन हो रहा। ठीक है, इस शब्द को बस ध्यान रखना। और 3 लोग हैं, इनने इकोनॉमी संकट में है तो उसको दूर करने को कौन सहायता कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर, इस बात को बस ध्यान रखना। इसमें क्या किया है, रिसर्च की है, इस आधार पर इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, चलो। अब आपने पॉल्यूशन के नाम सुने होंगे। अब एक अलग तरह का पॉल्यूशन जैसे आजकल शहरों में हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन का सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वो पॉल्यूशन के कारण, जो लाइट पॉल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अपनी फ्लाइट नहीं कर पाते हैं, और उसके अनुसार वो क्या होते हैं, गलत चीज से जाके टकरा जाते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अपना वो रास्ता है वो भी भटक जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट पोल्यूशन चर्चा में है, तो पोल्यूशन का जिक्र आता है, तो लाइट पोल्यूशन को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे आपको लाइट पोल्यूशन देखने को मिलेगा, वहां से आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ते हैं, और जो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है वो भी चेंजेस होने का प्रयास करती है, मतलब कि जो अनेचुरल जो साइकिल रहती है वो चेंज होने का प्रयास करती है, और जो हमारे जो वन्य जीव होते हैं उनको भी प्रभावित देखने को
मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांशतः प्रभाव इस पे किस पे देखने को मिलता है, जो वाइल्ड लाइफ है उस पे देखने को मिलता है। और सब उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किसमें देखने को मिलता है, माइग्रेटरी बर्ड में देखने को मिलता है, और इससे हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इससे हम जो लाइट पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है उसमें भी बाधाएं देखने को मिलती है। जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा कि डार्क स्काई की बात कर रहे हैं, तो डार्क स्काई ऐसी जगह है जहां पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, ना तो लाइट पॉल्यूशन होगा, ना तो PM2.5 जैसे कण होंगे, ना तो PM10 होंगे। तो ऐसे लाइट जो डार्क स्काई रिजर्व हैं, तो ऐसे क्षेत्र में हम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर पाते हैं। तो जहां पे लाइट पॉल्यूशन होगा वहां पे हम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी ये समस्या उत्पन्न होती है। और जो हाल ही में एक स्टडी की गई कि ऑलिव रेडेड टर्टल सी हैं जो हमारे ओडिशा के तट पे देखने को मिलते हैं, वनरेबल स्टेटस है IUCN में, तो वहां पे उनको इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ठीक है। तो टाइप ऑफ लाइट पॉल्यूशन ग्लेयर होता है, स्काई ग्लो होता है, लाइट टेरिस पास होता है, ओवर लाइटिंग होता है। तो इसको आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। अब यूएन पीस कीपिंग के जो चीफ है उनने कहा है कि इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है। और आपके लिए दुखद बड़ी खबर ये है कि इंडिया के सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर हैं, जो इंडिया के सोल्जर जाते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन में, वो उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा सोल्जरों की क्या हुई है, डेथ हुई है 6 डिकेड में। ठीक है। और जो विश्व में क्या है, हाईएस्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कहीं पे मेल्स में कोट कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वही सारी चीजें हैं कि मतलब कि एग्जिट आसानी से नहीं हो सकता, और सोल्जर तैयार नहीं हो सकता वहां पे वो। और इनको बोला जाता है कि आप क्या करोगे, कंसेंट ऑफ पार्टी से जाओगे, दूसरा आप कोई फोर्स का यूज नहीं करोगे, सेल्फ डिफेंस के अतिरिक्त डिफेंस ऑफ मैंडेट के आधार पर काम करोगे। ठीक है। तो ये सारी बातें बोली जाती हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि मतलब कोई देश अगर संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जैसे अफगानिस्तान में बहुत सारे तालिबान और सरकार के मध्य युद्ध था, तो वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन थी, मतलब कि यूएन पीस कीपिंग वाले मिशन वाले लोग थे, और उनको शांति की स्थिति में लाना इतना महत्वपूर्ण काम होता है। सबसे पहले 1948 में चालू किया वेस्ट एशिया में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको एक नाम से और बुलाया जाता है जिसका नाम है ब्लू हेलमेट। ठीक है। और सैलरी इनको कौन देता है, यूएन नहीं देता है, सैलरी इनको भारत सरकार ही देती है। स्पेशल अलाउंस यूएन वगैरह के द्वारा दे दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उसमें मतलब कि विवाद चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे और एक CM एकनाथ शिंदे के मध्य विवाद है कि उनने कहा है कि हम जो शिवसेना का जो जो चिन्ह है जिसमें धनुष और तीर है, उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हम है, क्योंकि विधायक वहां से 2/3 वाले विधायक कहाँ चले गए हैं, इधर एक नाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, तो एक पार्टी उधर चली गई है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना को मतलब कि ये सारे सिंबल यूज करने से मना कर दिया है कि आप इनका यूज नहीं करेंगे। और हाल ही में अभी फैसला आया है, शायद अभी 4-5 घंटे पहले, कि एक नाथ शिंदे जो शिवसेना के सिंबल हैं उसको यूज करेंगे। और ये सारा काम इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत किया जाता है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर होता है, और ये जो हमारी नेशनल और स्टेट पार्टी है होती है उसके आधार पर उनको फैसला करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर होता है बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, भारत में जो कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बस आपको ट्रेंड याद रखना है। 2015-16 से 2019-20 तक जो हमारा GDP का 31% इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला है, और 2012 में ये 39% था, अब कितना है, 31%। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में देखने को मिलती है, स्लज ग्रोथ में स्लज देखने को मिला है, लो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी हमको मतलब कि कम स्तर पर देखने को मिला है। और जो यूक्रेन और रसिया भारत देखने को मिल रहा है, उसके कारण भी सप्लाई चेन बाधित हुई है। और जो हमारा कोरोना आया था उसके आधार सप्लाई चेन भी क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है।
तो इस आधार पर भी क्या देखने को मिल रहा है, कमी। और हाल ही में भी रिपोर्ट देखने को मिली है, तो उसमें जो अधिकांश तो इकोनॉमी है जो डाउन की ओर जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत की इकोनॉमी है वो अपर की साइड जा रही है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा वल्चर चर्चा में है, अफ्रीका की एक मतलब की स्टडी में जो अफ्रीकन वल्चर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उनने एक जीपीएस टैक्स लगाए हैं इनका स्टडी करने के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अफ्रीकन जो वल्चर हैं उनका जो आयुसीन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो इंडियन वल्चर है उसका भी जो आयुसीन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर है। और अधिकांशतः जो वल्चर हैं वो एक दवाई यूज होती है डिक्लोफेनेक, इसके कारण क्या होते हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। और ये एक कारण है, जो हमारी एंटीबायोटिक दवाई है वो अधिकांशतः जो पशुओं को लगाई जाती हैं, तो इसके आधार पर इनका जो नर्व सिस्टम है वो टूट जाता है, बल्कि इनकी जो गर्दन आप देख पा रहे हैं इसके आधार पर टूट जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, अधिकांशतः इनकी आबादी खत्म हो गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो फूड से संबंधित क्राइसिस हमको देखने को मिलता है उसको सपोर्ट करेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में स्टेब्लिश हुआ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक संगठन है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। और जो अमर्जिंग इकोनॉमी होती है उनमें क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में कुछ कुल मिलाकर 5 ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देखने को मिलता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन देखने को मिलता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी देखने को मिलती है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट देखने को मिलता है। भारत इनमें से 4 का क्या है, सदस्य है, और ये वाला जो हमको देखने को मिल रहा है डिस्प्यूट से संबंधित, इसका भारत क्या है, सदस्य नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन चर्चा में था, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनिवर्सिटी, ये यूएन की स्पेशल एजेंसी है। प्राइमरी इनका फोकस है कि पोस्टल सेक्टर को इंप्रूव करना। 1874 में स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1992 मेंबर है, इसमें भारत भी क्या है, शामिल है। और इसका जो हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है, स्विस की जो कैपिटल है वर्ने, उसमें हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की गई है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान रखना है कि कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दूसरा, चंद्रयान 2 के द्वारा मून पे कुछ सोडियम के कंटेंट देखे गए, उसके आधार पर इसरो ने मैप बनाया है, तो इस बात को हमारे लिए महत्वपूर्ण खोज है। और ये जो सोडियम के कंटेंट देखे गए हैं वो ग्लास इंस्ट्रूमेंट से देखे गए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये ग्लास इंस्ट्रूमेंट है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की तरह कार्य करता है, और चंद्रयान की स्टडी के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और इसमें हमको एक विक्रम लैंडर देखने को मिलता है और एक प्रज्ञान, ठीक है। और जो लैंडर विक्रम था वो उसका संपर्क टूट गया, मतलब कि आसानी से सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाया, तो इसलिए हमारा इसरो ने कहा कि अर्ध रूप से क्या है, सफल है, पूरी तरह हम इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाए। अभी क्या कर रहा है, मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको जीएसएलवी मैक्स सेकंड के द्वारा लॉन्च किया गया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और सी हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। मलखम चर्चा में है, एक छोटा सा बालक है, उसने मलखम में अभ्यास किया, जो कुछ गेम चल रहे हैं हमारे नेशनल गेम 2022, पार्टिसिपेट किया। ये महाराष्ट्र से इसका 200 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके गुरु बलम भट्ट दादा देवधर इसके ओरिजिनल जो फाउंडर देखने को मिलते हैं। और एक 3 टाइप का मलकम हमको देखने को मिलता है, एक तो फिक्स होता है, एक हैंगिंग होता है, एक रूफ मलकम देखने को मिलता है। तो ये बच्चे ने किसने किया है, हैंगिंग में किया है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक हमारे यहाँ इससे संबंधित संगठन भी है, मलकम फेडरेशन ऑफ इंडिया। रोसेटा स्टोन चर्चा में है, जैसा आप स्टोन यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी रहती है, तो इसको इजिप्ट से
नेपोलियन लेके गए, और जब ब्रिटेन ने नेपोलियन को पराजित कर दिया तो ये जो रोसेटा स्टोन है इसको ब्रिटेन लेके गए। तो अब इजिप्ट वाले चाह रहे हैं कि ब्रिटिश जो म्यूजियम में ये रोसेटा जो ये रखा है स्टोन, इसको वापस इजिप्ट लाया जाए। बस इतना सा चर्चा में था। तो ये शब्द आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और इस पे बहुत सारी लिपियां लिखी हैं जो संबंधित इजिप्ट से हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं हीरो ग्लिप्स। ठीक है, इस बात को आप, इस शब्द को भी आप ध्यान रखेंगे। इजिप्ट चर्चा में था तो इजिप्ट से देखो नाइल रिवर देखने को मिलती है, सुएज कैनाल है ऊपर। इजिप्ट की सीमा लीबिया से लगती है, सूडान से लगती है, बस दो देश हैं। और मेडिटेरियन सी से हमको देखने को मिलती है। और इधर गाजा स्ट्रिप और इजराइल से इधर देखने को मिलता है। ये आपको रेड सी आपको देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताना कि रेड सी के द्वारा से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं। ठीक है, क्रैच स्ट्रेच चर्चा में है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ जो पुल था वो क्या हो गया है, टूट गया है। और उसने अभी युद्ध में क्या हुआ है, जो यूक्रेन के द्वारा इस पुल को तोड़ दिया गया है। तो ये इसलिए चर्चा में था। ये ब्लैक सी, ये इसके द्वारा कौन कनेक्ट होता है, जो यूएस का जो क्रीमिया वाला पार्ट है और जो मेन रशियन लैंड है वो आपस में कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है। इस बात को बस ध्यान रखेंगे, और इसकी आप जो लोकेशन है वो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये किसको जोड़ता है, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी से। ठीक है, और कमेंट करके ये बताना कि ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगते हैं, इस बात को भी आप बताएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।